देश में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार चिंतित है। कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है तो कईयों के अंदर कर्फ्यू की घोषणा की गई है। राजधानी दिल्ली के हालात भी बेहतर नहीं है। ऐसे में दिल्ली में मंगलवार से लेकर सोमवार तक यानी कि करीब एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। डॉक्टर सुशील बजाज हमारे साथ हैं इस वक्त, उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। बहुत डॉक्टर बहुत साहब, धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है कि लगता है एक हफ्ते का जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, ब्रेक द चेन, इस थीम पर सरकार चल रही है, कुछ कामयाबी मिलेगी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, उम्मीद पूरी है कि इससे कुछ एटलीस्ट स्टेबलाइजेशन हो जानी चाहिए केस नंबर्स में, क्योंकि इस समय तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बिल्कुल पीठ टूट चुकी है। हम लोगों के सबके हॉस्पिटल्स के बाहर कई कई 100 लोग खड़े हैं, एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है। घर पर पेशेंट्स की सैचुरेशन 85 80 आ रही है, उनको कहीं बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। तो क्योंकि ये सब ना हमने जानबूझ के ही किया, मुझे लग रहा है ऐसी कोई वायरस की भी गलती नहीं है इसमें। हम लोगों ने ना तो मास्क पहने, पार्टीज करी, शादियां करी, घूमे फिरे, रेस्टोरेंट में गए, तो सब कुछ ऐसे हो गया था जैसे कि कोरोना कभी था ही नहीं। तो अगर जी। ऐसा बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएंगे, मास्क भूल जाएंगे, तो ये सब तो होना ही था। तो मुझे लगता है एक हफ्ते का ब्रेक है तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल शायद हो जाना चाहिए। जी देखिए, काफी लोग हैं जिनको पिछले साल भी था और इस साल भी है, लेकिन अगर आप डेटा वाइज देखें तो भारत में 1.5 करोड़ के करीब केसेस हो चुके हैं अभी तक कोरोना के। और अभी तक ऐसा नंबर्स अगर आप देखेंगे, जो री इन्फेक्शन के केसेस हैं जिनको दोबारा हुआ है, वो 1% से भी कम है। तो इस घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, दिसंबर तक दिल्ली और देश भर में कोरोना का पीक था, फिर जनवरी फरवरी में धीरे धीरे केसेस कम हुए, मार्च में फिर से केस आने शुरू हुए। अब प्लाज्मा की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ रही है। अब जो मैसेज आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर, दोस्त यार सब परिचित हर कोई प्लाज्मा की डिमांड कर रहा है। जब कुछ लोग अस्पताल में प्लाज्मा देने जा रहे हैं तब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपको तो दिसंबर में हुआ था, अब आपका प्लाज्मा नहीं ले सकते, हमें तो रिसेंट जिसको हुआ हो, 1 महीने पुराना हो, उसी का प्लाज्मा चाहिए। क्या कोई टेक्निकल कनेक्शन है प्लाज्मा को लेकर भी? क्योंकि आपने कहा कि उसको दोबारा कोविड तो नहीं होगा जिसको पहले हुआ हो, तो क्या उसका प्लाज्मा आप किसी काम का नहीं है? देखिए, प्लाज्मा किसी काम का नहीं है। क्या होता है कि जब आपको कोरोना होता है तो उसमें से आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ने में सक्षम होती हैं। लेकिन ये एंटीबॉडीज का लेवल मैक्सिमम करीब 3 महीने तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो इतनी तो रहती हैं कि आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपको सुरक्षित रख सके, पर शायद इतनी ज्यादा नहीं होती कि दूसरों की मदद भी कर सके। तो ये एक स्विमर की तरह है कि जो अगर बेसिक लेवल स्विमर भी है वो अपने आप को तो बचा सकता है, लेकिन किसी और को बचाने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही हाईली टेक्निकल स्विमर की आवश्यकता होती है। इसी तरह आपका प्लाज्मा आपको खुद बचा सकता है डूबने से, पर किसी और को हेल्प करने के लिए आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी लेवल थोड़े हाई चाहिए। ज्यादातर 3 महीने तक होते हैं, इसलिए वो ब्लड बैंक्स आपको 3 महीने तक ही लेते हैं। बट जो अच्छे बड़े ब्लड बैंक हैं, जैसे दिल्ली में ILBS ब्लड बैंक है या गुड़गांव में रोटरी ब्लड बैंक है, वो लोगों पर ये 3 महीने का लिमिट इतना नहीं है। वो तो अगर आप नवंबर में भी पॉजिटिव होंगे तो भी आपको प्लाज्मा के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उनका ये रूल है कि वो प्लाज्मा आपसे लेने से पहले आपकी एंटीबॉडी लेवल चेक कराते हैं। अगर आपके ब्लड में एंटीबॉडी लेवल ठीक है तो आपका प्लाज्मा ले लिया जाता है, वरना नहीं लिया जाता। तो ये आप अपने मन में ना रखें कि जी मैं दिसंबर में हुआ था इसलिए मैं डोनेट नहीं कर सकता हूँ। आप जरूर जाएं। ILBS प्लाज्मा बैंक दिल्ली सरकार ने खोला है, उसमें फ्री प्लाज्मा दिया जाता है लोगों को, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप मदद करें। हर 2 आप जाके 2 लोगों की जान बचा सकते हैं। जो आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं उससे 2 लोगों की जान बचती है। और प्लाज्मा डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम आपका खून एक्चुअली जो होता है लाल खून, वो तो लेते ही नहीं है। हम सिर्फ आपका फिल्टर करते हैं और जो लाल खून होता है वो शरीर के अंदर वापस डाल देते हैं और सिर्फ पानी निकालते हैं आपके खून से, जो कि प्लाज्मा कहलाता है। और बहुत थोड़ा सा पानी निकालते हैं, इतना कम कि आप हर 2 हफ्ते में जाके उसको वापस डोनेट कर सकते हैं। तो ये आपने ठीक क्लियर है कि अपना चेकअप करवा के आप प्लाज्मा डोनेट करवा सकते हैं। तो सर, एक सवाल ये है कि क्या कोरोना इतना पावरफुल हो गया है कि वो कैश के अंदर भी नहीं आ रहा है?
जी, देखिए ये वायरस है, इसका बहरूपियापन, इसकी काबिलियत भी है और इसकी हिमाकत भी है। हर वायरस बहरूपिया होता है, वो अपने आप को बदलता रहता है और वो बदलता इसलिए है ताकि अपने आप को बचा सके। तो हम जितनी दवाइयाँ उसको देंगे, जितनी वैक्सीन से उसकी पिटाई करने की आवश्यकता कोशिश करेंगे, वो उतना ही अपने आप को बदल-बदल कर छुपने की कोशिश करेगा। तो अब जो डबल म्यूटेंट वायरस आया है, जो भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो आरटी-पीसीआर से अपने आप को बचा पाता है और शायद धीरे-धीरे ये कैपेबिलिटी भी बन जाएगी कि वैक्सीन से भी अपने आप को कुछ हद तक बचा पाएगा और तीसरा जो सबसे खतरनाक कैपेबिलिटी है इम्यून एस्केप की, कि अगर आप पहले बीमार हुए थे कोरोना से तो दोबारा भी हो सकते हैं। तो ये तीनों कैपेबिलिटीज़ वायरसेस में आ रही हैं। आरटी-पीसीआर ऑलरेडी काफ़ी आ चुका है, तो हमारे पास भी बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो फुल ब्लोन कोरोना के केस दिख रहे हैं, उनको शायद ऑक्सीजन लेवल उनके 90-85 आ गए हैं, दोनों फेफड़ों में बड़ा निमोनिया है, सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बार-बार हम आरटी-पीसीआर करा रहे हैं तो नेगेटिव है। तो इसीलिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपको बुखार है, अगर आपको शरीर में दर्द है, गला खराब है, अगर आपका आरटी-पीसीआर नेगेटिव भी है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप कोरोना नेगेटिव हैं। आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, घर में अकेले रहना है, दूसरों से बच के रहना है, डॉक्टर से बात करके दवाइयाँ शुरू करनी है। ये ना सोचें कि जी मुझे तो आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब मुझे कोरोना नहीं है और ये सोच के आप बाज़ार चले जाएँ या बाकी घरवालों के साथ को भी आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। जी, आपने सर ऑक्सीजन लेवल की बात करी, आज मार्केट में बड़ी इसकी डिमांड है ऑक्सीजन की, लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एक समझना चाहेंगे कि ऑक्सीजन लेवल का मतलब क्या होता है शरीर में और डाउन हो इसे कैसे रिकवर किया जाता है? कितने चांसेस होते हैं केस में पेशेंट के बचने के अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है तो? देखिए, ऑक्सीजन हमारे शरीर का ईंधन है, अगर ऑक्सीजन नहीं है हमारे शरीर में तो शरीर का इंजन नहीं चल सकता। कुछ सेल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, जैसे हमारे ब्रेन सेल्स हैं, अगर उसमें 3 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन सेल काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए हम बेहोश हो जाते हैं जल्दी। कुछ ऐसे सेल हैं जो 1-2 दिन भी बिना ऑक्सीजन के चल सकते हैं, जैसे हाथ-पैर वगैरह। तो कुछ सेल हैं जो कुछ घंटों में खत्म हो जाते हैं, जैसे दिल के। तो 90% तक अगर आपके खून में ऑक्सीजन है, तो हमारे सारे सेल्स उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, खून से निकाल के अपने अंदर लेकर हमारे सेल्स चल सकते हैं। जैसे खून से दिमाग में भी चली जाएगी ऑक्सीजन, दिल में भी, मांसपेशियों में भी। किंतु 90% से जैसे ही कम होती है खून में, तो वो बाकी सेल्स में जाने में उसको बाधा आने लगती है और वो बहुत जल्दी-जल्दी रुकने लग जाती है। 85% पे जितनी ऑक्सीजन सेल्स में जा रही थी, वो अगर 80% हो जाए तो उससे आधी ही रह जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 2-4% कम होने से सिर्फ 2-4% ही ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होगी। 4% ऑक्सीजन 90% से जितनी ऑक्सीजन नीचे नीचे जाती जाएगी, हर 5% पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी आधी होती जाती है। तो इस वजह से बहुत रैपिड डिटेरिएशन होता है, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि 90% से हम कम ना जाने दें अपनी ऑक्सीजन। 90% से कम जाते ही रिस्क बढ़ जाता है और उसी वक़्त हमें तुरंत अस्पताल चले जाना चाहिए, जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल करी जा सके और या घर में अगर हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं, नर्सेज़ का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो घर में भी रहें, लेकिन 90% से हमेशा ऑक्सीजन अपनी ऊपर रखें, इसका बहुत ध्यान रखना सबको आवश्यक है। कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल में रहे या डाउन ना जाए? क्या ऐसा हम खुद से कुछ कर सकते हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन नीचे ना जाए? जी, बिल्कुल, तो इसके लिए सारी रेस्पिरेट कसरत बोलते हैं हम उनको, जैसे आप जिम जाते हैं अपनी बाइसेप्स बनाने के लिए कसरत करते हैं या अपने एब्स बनाने के लिए कसरत करते हैं, वैसे ही आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स यानी फेफड़ों की कसरत भी बहुत आवश्यक है और उसका कॉमनेस्ट एग्जांपल है एरोबिक एक्सरसाइजेज, जो हम कहते हैं कि आप डांस करिए या जॉगिंग करिए या स्विमिंग करिए, साइक्लिंग करिए, इससे आपके फेफड़ों पे काफ़ी कसरत मिलती है और आपकी साँस अच्छी आती है। तो अगर आप बीमार नहीं हैं तो रोज़ आपको 40 मिनट कम से कम एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर बहुत अच्छा आपने टिप्स बताया जो आसानी से घर में भी कर सकते हैं इस कोरोना महामारी में खुद को बचाने के लिए। बहुत ईज़ी है सब चीज़ें। एक सर आखिरी सवाल है आपसे, 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को जो कोविड वैक्सीन लगेगी। आपको लगता है कि इससे कोरोना पर बड़ा प्रहार होगा देश भर में जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा, तो लोगों को भी फ़ायदा होगा, इसके साथ-साथ वायरस पर भी तगड़ा असर होगा? जी, बिल्कुल, ये मैं
सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये किया। हम लोग पिछले 1 डेढ़ महीने से इसके लिए बहुत एडवोकेसी कर रहे थे, बहुत लोगों से बात कर रहे थे कि ये होनी चाहिए, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर ये सेकंड वेव एक सुनामी की तरह आई है, जैसे मुंबई, जैसे दिल्ली, अब जैसे बैंगलोर आ रहा है, जैसे यूपी, लखनऊ, कानपुर वगैरह। यहाँ पर केसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर एक ही तरीका है जो बचा सकता है, वो है वैक्सीनेशन। अगर सबको वैक्सीन लग जाए तो ये केसेस कम से कम और नहीं बढ़ेंगे, या बढ़ेंगे तो बहुत माइल्ड रूप में बढ़ेंगे, कम से कम उन लोगों को हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हमने बहुत ज़्यादा पुश किया था सरकार को, और सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात सुनी है। और इससे मुझे लग रहा है कि अगर भगवान ना करे शॉर्टेज ना हो बस, क्योंकि अगर शॉर्टेज होगी तो फिर एक पैनिक सिचुएशन हो जाता है पैंडेमिक में। अगर आपको नहीं मिलती तो उसकी उल्टे और ज़्यादा होर्डिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे आजकल आपने देखा रेमडेसिविर और प्लाज़्मा, इनकी शॉर्टेज है तो लोग इनको उठा-उठा के घर में रख के छुपा रहे हैं, महँगे में बेच रहे हैं। तो भगवान ना करे ये नहीं होना चाहिए, वरना वैक्सीन अगर ब्लैक में बिकने लगी तो बहुत मुश्किलें आ जाएँगी सबको। तो ये अगर ना हो तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत फ़ायदा देगा देश को। कम से कम तो हाथों में प्राइस। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि महामारी के दौर में कैसे इसको सेफ रखा गया और 1 मई से जो देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वाकई में उसकी कितनी जरूरत देश को भी है, और जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उस पर भी सरकार लगाम लगाए ताकि जरूरतमंद तक हर मेडिकल फैसिलिटी पहुंच सके। पंजाब केसरी ग्रुप को आपने समय दिया बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, नमस्कार।